brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन जब आप एग्ज़ाम देने गए परीक्षा हॉल में, तो आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ? आपको कैसे अंदेशा हुआ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? और दावा ये किया गया था कि 250 से 300 पुलिस वालों ने एक साथ सादी वर्दी में धावा बोला और परीक्षा हॉल से आपको और अभिमन्यु पुनिया को उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया। वो पूरी कहानी तफ़सील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं सुबह 7 बजे एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ, एग्ज़ाम लिखता हूँ। 8 बजे के आसपास कुछ पुलिस के लोग आते हैं सादी वर्दी में, गुंडों के वेश में। आपकी गिरफ्तारी के बाद एक हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वो बयान उन्होंने पहले दिया था, आपकी गिरफ्तारी के पहले। उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि ऐसा ना हो मैं यहाँ से हटूं और पुलिस वाले आएँ और निर्मल को टांग के ले जाएं। तो भाटी जी और आप साथ कहाँ पढ़े थे और कब तक आप साथ थे? जी, हम हॉस्टल में साथ रहते थे। अच्छा सिक्कर के अंदर एक शेखावाटी नाम से संस्था है, उसमें हम साथ रहे हैं। जी, तो पढ़ते थे साथ में या सिर्फ रहते थे? जी, हॉस्टल में साथ रहते थे। स्कूल में तो वो मेरा 2 क्लास सीनियर थे। अच्छा। निर्मल जी, मेरा आपसे फिर से वही सवाल है। अभी आप थोड़े दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहे और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन जब आप एग्ज़ाम देने गए परीक्षा हॉल में, तो आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ? आपको कैसे अंदेशा हुआ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? और दावा ये किया गया था कि 250 से 300 पुलिस वालों ने एक साथ सादी वर्दी में धावा बोला और परीक्षा हॉल से आपको और अभिमन्यु पुनिया को उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया। वो पूरी कहानी तफ़सील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं सुबह 7 बजे एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ, एग्ज़ाम लिखता हूँ। 8 बजे के आसपास कुछ पुलिस के लोग आते हैं सादी वर्दी में, गुंडों के वेश में। तो वो लोग पूरे क्लासरूम के अंदर हल्ला करते हैं, आके सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो उस समय मैंने उन लोगों को कहा कि मुझे आप एग्ज़ाम लिखने दीजिए, मैं एग्ज़ाम जैसे ही पूरा होगा आप जहाँ कहोगे वहाँ चल पड़ूँगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया जो आप लोग इस तरीके का माहौल यहाँ आके पैदा कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने। तो आखिर में मैं उनके साथ निकला। उन्होंने मेरे ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसको जो छीनने का प्रयास किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने का जो काम किया है, इसकी पूरे प्रदेश और देश के युवा साथी सब लोग निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे को वो वहां से लेके रवाना होते हैं। वहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पुनिया जी होते हैं, उनके साथ बड़ी बदतमीजी वो लोग करते हैं और उनको एक चोर उच्चके की तरह डिक्की में डाल के थाने ले जाते हैं। फिर वहां से हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मुझे जयपुर के 2-3 घंटे तक सड़कों पे घुमाते हैं, कभी कोई थाने लेके जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं। और इसी तरीके से फिर मेरे को खो नागौरियन थाना है, वहां रात को वो लेके जाते हैं। फिर एक हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल कराने के लिए लेके जाते हैं। और तरह तरह से वो उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने का प्रयास किया। 1 मिनट में कहते हैं हवालात में जा, बाहर निकल, कपड़े उतार, फिर इधर उधर वॉक कराते हैं, आगे पीछे ले जाते हैं, चलते हैं और अनेक तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का प्रयास करते हैं। जब मैं उन लोगों के सामने ये व्यक्तिगत सारी चीजें का सामना करके आगे बढ़ता हूं, तो फिर वो लोग मुझे ये कहते हैं कि अच्छा तू नहीं मानेगा, ठीक है, तेरी जो दोनों बहनें हैं उनको भी हम सलाखों के पीछे डालेंगे, जेल में ठूंस देंगे, तेरा परिवार बर्बाद कर देंगे, तुझे ये कर देंगे। मैंने उनको एक बात कही, मैं पहले दिन से इस संघर्ष के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मेरा हौसला बिल्कुल बुलंद है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए आप धरने पे बैठे थे, आपके साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और पुलिस आपको लगातार मना करती रही, फिर भी आप डटे रहे, बारिश में भी आप डटे रहे। और आपकी गिरफ्तारी के बाद एक हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वो बयान उन्होंने पहले दिया था, आपकी गिरफ्तारी के पहले। उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि ऐसा ना हो मैं यहाँ से हटूं और पुलिस वाले आएँ और निर्मल को टांग के ले जाएँ। और जो उनका अंदेशा था वो सही हुआ। तो इसमें क्या कुछ प्रकाश डालिए, उनको कैसे अंदेशा हो गया बेनीवाल जी को कि निर्मल अरेस्ट हो सकते हैं मेरे हटते ही? जी बिल्कुल, पुलिस वालों के साथ 7 दिन से पुलिस वाले हम सड़क पे बैठे थे। तो बड़े बड़े अधिकारी जो थे, ऐशो आराम का जीवन छोड़ के उन लोगों को सड़क पे खड़ा रहना पड़ा और बारिश में उन लोगों को भी भीगना पड़ा। तो उनके मन में एक बड़ी पीड़ा हो गई कि इस तरीके से ऐसे लोगों का इलाज नहीं करेंगे तो हमें तो हर दिन किसी ना किसी युवा क्रांतिकारी का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज को वो दबाने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम लोगों को पता चला कि इस तरीके की ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
तो मैंने उस समय भी कहा था कि राकेश बिश्नोई को न्याय मिल जाए और मुझे जेल चले जाना पड़ जाए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं तैयार हूं। चाहे आप लोग पहले मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए और राकेश बिश्नोई कोई न्याय दे दीजिए, उसके परिवार को न्याय दे दीजिए, एक फौजी को न्याय दीजिए, एक सिपाही को न्याय दीजिए, एक किसान वर्ग के लोगों को न्याय दीजिए, एक ग्रामीण परिवेश के लोगों को न्याय दीजिए। हम तो इस चीज के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनके षड्यंत्र के आगे मैं ना तो कभी झुकूंगा, क्योंकि मेरा इनके सामने झुकना या हारने का मतलब है देश के अंदर मुझे देख के हजारों युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। वो लोग भी नहीं लड़ पाएंगे कि ये प्रशासन के बहुत, क्योंकि ये अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर तानाशाही करने में। तो भगत सिंह हम लोगों का आइडल भी है, हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जब भगत सिंह हंसते हंसते इस देश की मजबूती और आजादी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को गले इसलिए लगा लिया कि और एक भगत सिंह को ये मार देंगे, लेकिन इस देश के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और इनको यहां से धक्के मार के देश से बाहर निकाल देंगे और इनको आखिर में भागना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल जी एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है एसआई परीक्षा को रद्द करवाने और आरपीएससी का पुनर्गठन करवाने की उनकी मांग है। तो उस लड़ाई में भी क्या आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो पहले दिन से जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, सब लोग जनहित के मुद्दों में एक साथ हैं राजस्थान के अंदर। बेनीवाल जी ने कहा है वो दिल्ली कूच करेंगे, मोदी से मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आप बिश्नोई वाले मामले में तो साथ थे, लेकिन इस मामले पे आप उतना फ्रंट पे नहीं आ पाए, क्या वजह रही? देखिए, जो कार्यक्रम किसी पार्टी के झंडे पे या किसी पार्टी के व्यक्ति के दायरे में होता है, उसमें हमारी पार्टी की जो गरिमा और नियम और लाइन होती है। बेनीवाल जी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और मेरे जिले के सांसद हैं। तो हम लोग तो पहले दिन से उनके साथ थे, हम लोगों ने उनको वोट दिए, वोट डलवाए, तो हर तरीके से पहले भी साथ रहे हैं, तो आगे भी हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो भी सत्य और इस जनहित के कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाता है, उनके साथ हमारा धर्म और हमारी नैतिकता भी यही है कि हम सब लोग साथ रहें। बेनीवाल जी आपके करीबी हैं, आपके सांसद हैं और कांग्रेस आपकी पार्टी है। दोनों का गठबंधन भी रह चुका है राजस्थान में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर टिकट का ऑफर मिला आपको आरएलपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, तो आप पहला ऑफर कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जो हमारे पार्टी की गाइडलाइन होगी, हम उसके ऊपर उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। जो भी पार्टी की गरिमा और लिमिट्स और नियम होंगे, हम उस रास्ते पे आगे बढ़ के और उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो भी जनहित के कार्य रहेंगे उनमें भी यही सब चीजें लागू होती है। पार्टी ने आपको मान लीजिए कह दिया है मैं आपको पूर्वी राजस्थान से टिकट दे रहा हूँ किसी जिले से, और आपका वर्चस्व, आपका जो दबदबा है वो पश्चिम राजस्थान में है, नागौर जिले में है या बाड़मेर में है कहीं पर, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पश्चिम या पूरब? देखिए, राजस्थान को तो आप ठीक है, देश के किसी कोने में भी यदि मुझे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भेजती है, तो मेरे पास विजन है, मेरे लोगों की टीम है, मेरे पास काम करने का तरीका है, मेरा हौसला है, मेरा जज्बा है, जुनून है। मैं देश में कहीं भी जाऊंगा तो मुझे काम करना है, उस काम करने के लिए मुझे किसी भी दिशा और किसी भी रास्ते पे उतरना पड़ेगा, तो मैं तो आधी रात को भी तैयार हूं। चलिए ठीक है, ये हो गई आपकी गिरफ्तारी की बात और आपका जो भविष्य आने वाला है उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं थोड़ा पीछे चलूँगा। एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने कहा जब आप छोटे थे, नाबालिग थे, तो आपको जेल जाना पड़ा। ऐसा क्या आपने किया था कि आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉमर्स कॉलेज के कुछ पेपर आउट हो गए थे, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय हमारी बात को नहीं सुना, तो हमने उग्र तरीके से आंदोलन किया, और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उसी समय भी इसी तरीके के कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके के सिस्टम में 2-5 लोग ही होते हैं जो इस तरीके के हथकंडे नहीं, अपनाते आपने हैं। कहा आप नाबालिग थे, तो उस सब नाबालिग थे तो आप यूनिवर्सिटी में आप फिर कैसे आए? जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर तो नाबालिग जो होता है उसका 12वीं पास करते ही एडमिशन होता है, उम्र के हिसाब से एडमिशन नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो उस समय क्या एज थी आपकी जब आप जेल गए? 15 साल के समथिंग। अच्छा, मतलब 15 साल में आपने इंटरमीडिएट कर लिया था। जी। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताइए प्लीज। तो उस समय भी इसी तरीके से मेरे को अरेस्ट किया गया, और फिर मैं बाल कारावास की सजा काट के वहां से जमानत लेके आया, और उसके बाद भी मैंने मेरी ये जो संघर्ष की निरंतर लड़ाई थी उसको हम लोग धरातल पे लड़ते रहे, और हर आम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहे। कोविड जैसा काल था, उसके अंदर
हमने प्रत्येक एक स्टूडेंट को, हमारी जो मेरी टीम के उस टाइम 200-500 लोग व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे थे। किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए नोट्स चाहिए, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन कोई चीज़ों में दिक्कत आ रही है, किसी के माता पिता को हॉस्पिटल में समस्या आ रही है, किसी भी संसाधन की या साधन की आवश्यकता यदि स्टूडेंट्स को उस टाइम पड़ी, तो हमने पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से उपलब्ध कराने के काम करे थे। आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में रविंद्र सिंह भाटी का भी जिक्र किया था कि आप और वो साथ पढ़े थे। तो भाटी जी और आप साथ कहाँ पढ़े थे और कब तक आप साथ थे? जी, हम हॉस्टल में साथ रहते थे। अच्छा। सिक्कर के अंदर एक शेखावाटी नाम से संस्था है, उसमें हम साथ रहे हैं। जी। तो पढ़ते थे साथ में या सिर्फ रहते थे? जी, हॉस्टल में साथ रहते थे। स्कूल में तो वो मेरा 2 क्लास सीनियर थे। अच्छा, अच्छा। मैं 10th में था, वो 12th में थे। तो आपको मतलब छात्र राजनीति में आना है, ये कब से आपने डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? ये मैंने आपको बताया ना, जब मेरे ही सामने, मेरी नजरों के सामने स्टूडेंट्स के हक और अधिकार कुछ प्रशासन के उपद्रवी लोग, अति उत्साहित लोग छीन रहे थे, तो उनके खिलाफ मैंने इस मुहिम को चलाया था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो मंजिल अपने आप सामने आ गई। चलिए ठीक है, आप राजनीति के सफर पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही परीक्षा रद्द होनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो झूठे हैं, जो अन्याय करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ इस परीक्षा के अंदर आए हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट, इसकी प्रशासन जांच पड़ताल करे, उच्च स्तर पे जांच करके। जांच कैसे होगी? क्योंकि जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं वो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, एसआई भी बन चुके हैं, बहुतों को जो है पोस्टिंग भी मिल चुकी। तो जांच कैसे होगी कि इन्होंने पढ़ के परीक्षा दी और इन्होंने जो है नकल करके पास की? इसको कैसे करेंगे? जो भारत की उच्च एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उनको जांच करनी चाहिए और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कि इस तरीके का मैसेज कैसे जाए, जो ये पेपर चोर हैं, इनके मन में भय कैसे पैदा हो सकता है, उस तरीके पे, उस रास्ते पे काम होना चाहिए। और जो व्यक्ति सच है और सही है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। पेपर लीक की लड़ाई पहले जब विपक्ष में थे मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा जी, जब विपक्ष में थे, वो मंत्री नहीं थे, तब वो लड़ते थे। अब वो मुद्दा है हनुमान बेनीवाल के पास। तो बाबा भी अभी चुप हैं कि चलो ठीक है, मेरा काम बेनीवाल जी कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में उम्मीद करते हैं कि आप भी दिखेंगे साथ बेरोजगारों को इंसाफ दिलाने के लिए। बेरोजगारों के इंसाफ की लड़ाई में पहले दिन से, देखिए, स्टूडेंट के लिए तो मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए लड़ते हुए। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारों की और स्टूडेंट्स के हक और हित की बात होगी, वहां मैं हमेशा तैयार रहूंगा। निर्मल जी, आपने बताया कि पुलिस वाले गए परीक्षा हॉल में और काफ़ी ऊधम कर दिया, उन्होंने छात्रों को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या प्रोक्टोरियल बोर्ड ने कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ, या छात्रों ने शिकायत करी कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, पुलिस की टीम सादी वर्दी में आई एक छात्र को गिरफ्तार करने के लिए और हम लोग को भी डिस्टर्ब करके चली गई? देखिए, कुछ मीडिया वालों को भी, जो हमारे एग्जामिनर थे, उन्होंने और स्टूडेंट ने बोला, बताया, उसके लिए मैं मानवाधिकार में भी, मेरी जो टीम है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मानवाधिकार भी जाएंगे हम लोग, हाईकोर्ट भी जाएंगे, ताकि इस तरीके की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं मिल सके। और जो भी इस तरीके का हौसला लेके चलते हैं, वो किसी और के साथ इस तरीके का अत्याचार और प्रताड़ना नहीं कर पाए। बिल्कुल। इस पूरे मामले में सचिन पायलट की क्या भूमिका थी? जी बिल्कुल, पायलट साहब ने कमिश्नर से बातचीत करना हो, और जो भी प्रशासन के ये भ्रष्ट जो लोग थे, वो भ्रष्टाचार में, प्रेशर में आके काम कर रहे थे, उन लोगों को चेताया भी। और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने ये चेताया कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम दोबारा से लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र बनने का या अंग्रेजों का राज यदि आप लोग स्थापित करने का प्रयास करोगे, तो ये आपका मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। क्या अशोक गहलोत जी ने आपसे संपर्क किया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जब जेल में था, तब तो मेरे से संपर्क, मेरे पीछे से सोशल मीडिया पे हर तरीके से प्रशासन के लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने किया। मैं तो आम व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि का बाहर आया तो मीडिया के माध्यम से सब लोगों का धन्यवाद किया कि जिसकी जितनी हिम्मत थी, उसने मेरी लड़ाई को उतना लड़ा। जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुआ, एसीपी आपसे बात कर रहे थे बड़े कूल अंदाज में, मतलब उस समय जब जो दिख रहा था कि वो उतने एग्रेसिव नहीं थे, आप एग्रेसिव थे उस पर, तो सब लोग एक चर्चा बन गई कि आप जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो दिख रहा था। हनुमान बेनीवाल ने भी इशारा कर दिया कि देखना भाई, ये सब मामला ख़त्म हो गया है, कहीं निर्मल को उठा मत लेना।
इसके बाद भी आप क्या इसमें आपको लग रहा था कि कुछ एक्शन होने वाला है, या आप रिलैक्स हो गए थे कि नहीं अब सब कुछ सेटल हो गया है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जो गलत करता है या कोई चोरी करता है या गलत काम करता है, गलत रास्ते पे आगे बढ़ता है, उन लोगों को डर लगता है। जो सही और सत्य के मायने में काम करता है और उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, उसको ना तो कभी डर लगता है और वो ना कभी डरता है। हम लोग तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 3 साल में पुलिस वाले अब कैसे जगे? 3 साल तक कहां सो रहे थे? मैं तो सड़कों पे ही घूम रहा था, लोगों की आवाज उठाता हुआ घूम रहा था, लोगों के बीच में कार्यक्रमों में घूम रहा था, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में मौजूद था। ये पुलिस वाले, मैं तो चाहूंगा कि आप इतने दिन कहां सो गए? 3 साल आपने क्यों लगा दी? मैं कहीं भगोड़ा था, कहीं देश छोड़ के भाग गया था, मैं कोई विजय माल्या थोड़ी हूं। मैं तो एक नॉर्मल सा लोगों के बीच में रहने वाला एक स्टूडेंट लीडर हूं। तो फिर आप लोगों ने इतने साल कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने साल आप लोग कहां चले गए? बिल्कुल, आपने कहा कि कार्रवाई काफ़ी लंबे वक्त के बाद इन्होंने की। कहीं न कहीं वो कार्रवाई वही एसएमएस हॉस्पिटल के सामने जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसी के मतलब कार्रवाई कोई और थी लेकिन खुन्नस कोई और था। जैसा कि आपने अपने इंटरव्यूज़ में बताया था। तो कि जब आप थाने में थे, उनके हिरासत में थे जब आप, तो क्या उन्होंने इस बात को खुल के कहा कि आपने हमारे साथ जो वहाँ किया था, जिस तरीके से हमारे एसीपी के साथ जिस तरीके से आपने बात की थी, तो हम उसी का बदला निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह की जी। बात हुई थी? जी बिल्कुल, वो लोग वहां तिलमिला रहे थे। उनका बस चलता तो वो मेरे गोली भी मार देते। तो मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे अंदर जब तक सांस चल रही है, मेरा खून जब तक एक क्रांति बन के मेरी नसों में दौड़ रहा है, तब तक तो मैं आप लोगों के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ा हूं, पहले भी लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। तो आप लोग इतने ही मेरे से परेशान हो चुके, तो आप एक काम कीजिए, मेरे गोली मार दीजिए, जो आप लोगों के भी शांति हो जाएगी। और मैं भी ये आज मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं और उस दिन भी बोला था जब मैं सलाखों के पीछे था, तब भी मैंने कहा था। मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन मेरे से पीछा छुड़ाना है तो आप लोग मेरे गोली मार दीजिए, मैं तैयार हूं। उसके बाद ही ये चीजें खत्म हो सकती है। बाकी जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तो मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा। निर्मल चौधरी दो नेताओं को ज़्यादा मानते हैं, एक हनुमान बेनीवाल और एक सचिन पायलट। इन दोनों में से आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, हर आदमी देश के अंदर उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मानता है जो जनता के हित में काम करता है और अपना धर्म जनता के हित में काम करने का प्रयास जो लोग करते हैं, उन्हीं लोगों को युवा अपना आदर्श मानते हैं। हनुमान जी मेरे जिले के सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और सचिन पायलट जी, जिन्होंने एक युवा जब वो 25-26 साल की उम्र उनकी थी, तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पिता का साया सर से उठ गया, तब से लेके अब तक जनता के हित में काम करते आ रहे हैं। तो जो भी जनता की आवाज को मजबूती से बुलंद करता है, युवा सारे देश के जो युवा हैं उनको फॉलो करते हैं और रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। निर्मल चौधरी जब भी अधिकारियों से लड़ाई होती है या बहस होती है, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं और लोगों का कहना है कि इसमें बर्ताव में नरमी कब आएगी? देखिए, हम लोग शुरुआत जब करते हैं नरमी से लड़ाई लड़ते हैं, और जब आखिरी छोर आ जाता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं लड़ने के सिवा, जब पुलिस वाले हमारा टेंट छीन के लेके जा रहे थे, उसके बाद हमारा ये जो आखिरी, हम इस लोकतंत्र के अंदर और किस तरीके से लड़े? हमारे पास कोई कागज का या कलम का पावर तो है नहीं जो हम लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें। हमारे पास तो हमारी जो युवाओं की सेना है वो है और हम हैं। तो आमने सामने फिर आके वो लोग भी सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, सारे कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो फिर वो जिस तरीके से लड़ते हैं, फिर उससे दोगुनी ताकत से हम लोग लड़ते हैं। निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आप जो है जेएनयू पॉलिटिक्स, दिल्ली की जामिया है और भी जो यूनिवर्सिटी हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? एक राज्य की पॉलिटिक्स और एक नेशनल की पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर मानवता का धर्म होता है। उस मानवता के धर्म को मानते हुए जो आदमी आगे बढ़ता है, उन लोगों को हम लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। निर्मल, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जहाँ से जहाँ तक आज पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन अभी आपने एक बयान दिया कि मेरे साथ अंग्रेज़ों जैसा सुलूक हो रहा है राजस्थान में, मुझे गोली मार देते वो लोग, और मेरे साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक हुआ। और अब तक जो आपने बातें कही हैं इस पूरे इंटरव्यू में, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजस्थान सरकार पर? देखिए, ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? ये
संपूर्ण देश के युवाओं ने और मीडिया के साथियों ने भी देखा होगा कि मुझे एक वीडियो मैंने भी देखा है कि किस तरीके से मुझे परीक्षा केंद्र से उठा के लेके गए। क्या आप लोग ये सही मायनों में ठीक मानते हैं क्या कि परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब करते हुए, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक चुनावा एक विधायक वहां मौजूद था, उन लोगों के साथ जो सलूक किया था, क्या आप एक आम आदमी जैसा सलूक मानते हैं या आतंकवादी जैसा सलूक मानते हैं? जिस तरीके से पुलिस वालों ने मेरे साथ जगह जगह, आप लोगों ने देखे होंगे कि वीडियो वायरल हुए हैं, धक्का-मुक्की करते हुए, तो इस तरीके के सलूक तो एक आतंकवादी के साथ ही किए जाते हैं, आम आदमी के साथ तो इस तरीके की चीजें की नहीं जाती। तो आप लोग ही तय कर लीजिए कि उन्होंने, मैं जो ये आरोप लगा रहा हूं, ये सत्य है या असत्य है। इस सुलूक से पहले अगर हम आपके बर्ताव की बात करें पुलिस के साथ, जिस तरीके से आप पुलिस वालों से भिड़ते हैं, चाहे आप कॉलेज प्रशासन से भिड़े या फिर राजस्थान पुलिस से भिड़े, तो क्या वो जो सुलूक होता है वो सही है, या फिर आज के वक्त में राजस्थान में छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब यही नया तरीका है? आप लोगों ने देखा होगा तो 2 दिन तक हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे बैठे हुए, आंधी तूफान बारिश में भीग रहे थे, हमारे सामने नाला चल रहा है, गोबर बह रही है, तमाम स्थितियों का हम लोग सामना कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने वहां टेंट लगाना परिजनों के कहने पे शुरू किया। तो क्या आप लोग ये लोकतंत्र में टेंट लगाना हमारा अधिकार मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि हमारा अधिकार मानते हैं और कोई हमारा अधिकार छीनेगा, तो क्या हम भगत सिंह के तरीके से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं? तो आप ही तय कर लीजिए कि गलत लड़ रहे हैं या सही लड़ रहे हैं। निर्मल, पहले तो मैं आपके सिर्फ इस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ओवरऑल बर्ताव की बात कर रहा हूं। पिछले 3 साल में जिस तरीके से आप छात्र राजनीति से उठकर अभी राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं ओवरऑल,